नमस्कार सभी साथियों को। आज की वीडियो हम बात करने वाले यूपी पुलिस भर्ती 60,244 पदों पर जो एग्जाम सेंटर पर पहुंचने से पहले यानी आपके जो एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, कुछ लोगों के डाउनलोड भी हो गए हैं, कुछ लोगों के डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं, सर्वर बिजी हो चुका है इस वजह से। ठीक है, तो आज उससे पहले उसकी हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं कि एग्जाम सेंटर से पहुंचने से पहले अगर कुछ बातें हैं और उनका ध्यान नहीं रखोगे तो आपको परीक्षा सेंटर में आपको परमिशन नहीं दी जाएगी अंदर जाने की। ठीक है, तो वो क्या क्या बातें हैं पूरा प्रोसेस समझेंगे, एक एक बात को बड़ा ध्यान से समझना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। अगर आपने यहाँ से कोई भी पॉइंट मिस कर दिया तो हो सकता है आपको बिना परीक्षा दिए ही घर वापस आना पड़ेगा। ठीक है, चलो वीडियो शुरू करते हैं आज की। तो देखो, ये एक एडमिट कार्ड है, पूरा एडमिट कार्ड के माध्यम से समझाऊंगा, पूरा एक एक प्रोसेस जो है, एक एक पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले, क्या चीज लेके जानी, क्या चीज लेके नहीं जानी, पेन कैसे लेके जाना है, आईडी कौन सी लेके जानी है, तो सारा कुछ ए टू जेड आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो देखने के बाद आपको कहीं अन्य वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे आपके सामने एडमिट कार्ड है, ठीक है, ये जो आपका है रोल नंबर है, ठीक है, रोल नंबर आपका ये है। ठीक है, ये रोल नंबर है, ठीक है, रोल नंबर है आपका। तो यहाँ पे कुछ डिजिट ने प्राइवेसी की वजह से थोड़ा हाइड कर दिया। ठीक है, कैंडिडेट ऑफ नेम, फुल नेम जो है आपका चेक कर लेना, आपका क्या नेम है, कोई मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, तो इनका जो नाम है शिवम नाम है। कैंडिडेट फर्स्ट और एंड लास्ट नेम, ठीक है, तो इनका जो सिंगल नेम है यानी फर्स्ट और लास्ट एक ही नेम है, शिवम। ठीक है, यहाँ पे बात की जाए आगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका कितना है, ये जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है। आपका एग्जाम सेंटर कोड, आपका ये एग्जाम सेंटर कोड है। ठीक है, तो पूरा एक एक चीज ध्यान से समझो, पूरा ऐसा ना हो कि आप एडमिट कार्ड भी आपके सामने है लेकिन कुछ चीज आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, एग्जाम सेंटर यानी आपका जो परीक्षा है किस कॉलेज में है, तो आपका दे रखा है राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में। ठीक है, तो ये हो गया एग्जाम सेंटर, एड्रेस है आपका संबल में है, पिन कोड ये दे रखा है। ठीक है, तो ऐसे ही आपके अपने एडमिट कार्ड पे आपका देखो हर एक का ना सिर्फ क्या होगा, एग्जाम कोड, एग्जाम सेंटर कोड अलग होगा सबके सिटी के हिसाब से, है ना। इसका एग्जाम सेंटर अलग अलग होंगे, संबल जैसे आपका डिस्ट्रिक्ट है उसका जो पिन कोड है उसका एग्जाम सेंटर वो होगा। ठीक है, आगे बात यहाँ पे, यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि आपका जो एग्जाम डेट है वो किस डेट को है, 17 फरवरी 2024 को, यानी 17 तारीख को है। एग्जाम टाइम क्या है आपको, 10 AM और 12:05। ठीक है, अब ये 12:05 का मतलब 5 मिनट एक्स्ट्रा समझाऊंगा अभी बाद में। पहले थोड़ा चीजों ध्यान दें, जो आपकी जो पहली शिफ्ट है, जैसे आपके एडमिट कार्ड में होगी, आपकी पहली होगी, दूसरी होगी, हो सकता है आपकी यहाँ पे 18 हो, 17 या 18 हो। ठीक है, हो सकता है किसी किसी की सेम भी होने वाली। ठीक है, रिपोर्टिंग टाइम जो रहेगा वो 8 बजे होगा, आपको जो एग्जाम सेंटर पे 8 बजे पहुंचना होगा। ठीक है, उसके बाद में गेट क्लोजिंग टाइम, आपका जो एग्जाम सेंटर का जो गेट क्लोज हो जाएगा, 9:30 बजे गेट बंद हो जाएगा। यानी आपके एग्जाम से 10 बजे आपका एग्जाम चालू हो रहा है, तो आपका 9 बजे, 9:30 बजे बंद हो जाएगा, यानी आधा घंटे पहले बंद हो जाएगा। जैसे दूसरी शिफ्ट है, तो दूसरी शिफ्ट 3 से 5 है, 3 से 5 है, तो इसका जो गेट बंद होगा 2:30 पे हो जाएगा, 2:30 पे आपका गेट बंद हो जाएगा। तो आपको इस टाइम से पहले पहले पहुंचना है, कोशिश करो आप जो है 8 बजे पहुंच जाओ। आप 8 बजे रिपोर्टिंग टाइम है, क्योंकि थोड़ा बहुत टाइम वहाँ पे कुछ चीज़ें करने के लिए लगता है, लाइन वगैरह लगती है, कुछ चीज़ें जांच पड़ताल चेकिंग वगैरह होती है, तो थोड़ा सा टाइम वहाँ भी लगता है। तो आप उम्मीद करें कि यहाँ पे लगभग 8 साढ़े 8 तक पहुंच जाए। ठीक है, 8 साढ़े 8 तक पहुंच जाए, तो क्योंकि 9 बजे, 9:30 आपका गेट बंद हो जाएगा, आपको उसके बाद किसी भी हालत में आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। गेट बंद होने के समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, चाहे आप फिर किसी को लेवा के ले जाना, आप मम्मी को ले जाओ, पापा को ले जाओ, भाई बहन किसी को ले जाओ, फिर वहां पे ले जाने की अनुमति नहीं रहेगी। इसलिए आप पहले डिसाइड कर लें कि जो आपका जो सेंटर है, लगभग जो 99% जो बच्चों का जो सेंटर वो होम डिस्ट्रिक्ट आया है, 1% बच्चों का जो है अलग आया है। ठीक है, कुछ बच्चे जो बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हैं तो उनका भी होम डिस्ट्रिक्ट है, तो यहाँ से जाएंगे वो अपने अपने एग्जाम मतलब देने के लिए जाएंगे। तो थोड़ा सा ये देख लें कि आप जो अपने एग्जैक्ट टाइम से पहुंच रहे हो या नहीं पहुंच रहे हो। नहीं पहुंच रहे हो तो एक दिन पहले निकल जाना, अगर किसी का दूर है तो इस तरह थोड़ा टाइम बहुत विशेष ध्यान रखना, क्योंकि ये जो भर्ती है ना, ये मान लेना आप लोगों की लास्ट भर्ती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो इसमें ओवर एज वाले हैं, ओवर एज वाले उनके लिए तो लास्ट है, ये लास्ट मौका है। लेकिन जो फर्स्ट बार देख रहे हैं ना, पहली बार जो देख रहे हैं, पहली बार जो देख रहे हैं उनके लिए लास्ट है मेरे हिसाब से, क्योंकि देखो भर्ती जो 4 से 5 साल में निकलनी होती है। ठीक है, अब 18 से 22 जो इसकी, 18 से 22 इसकी एज सीमा होती है। ठीक है, 4 साल का समय, 4 से 5 वर्ष में आपको देखने को मिलती है, तो ये क्या एक ही बार देखने को मिलेगी लगभग लगभग। ठीक है सभी को। अब बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपको क्या चीज लेके जानी है, क्या चीज लेके नहीं जानी है। ये इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट्स के लिए है, 4 कैंडिडेट्स के लिए। तो ये आपको इंग्लिश में दे रखे हैं, यहीं सीधा जो आपको नीचे जाओगे तो आपको हिंदी में दे रखे हैं। ठीक है, तो आप जो है बोला गया कि ऑफलाइन लिखित परीक्षा ओएमआर आधारित होगी, यानी आपकी ओएमआर पे आधारित होगी, आपकी ऑफलाइन परीक्षा होगी। ठीक है, ये बोला आपके इसमें 150 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे, ये भी आपको पहले से पता है। परीक्षा की अवधि 120 मिनट होगी, लेकिन आपको दे रखा है ऊपर जो है 5 मिनट एक्स्ट्रा दे रखा है, उसके लिए मैं बता दूं आपको 5 मिनट का सीन क्या है
कि आपको OMR भरने के लिए अलग से 5 मिनट का समय दिया गया। ये अब की बार नया हुआ, पहले नहीं था, ठीक है। यहाँ पे बोला गया गलत उत्तरों एक अधिक उत्तरों के लिए 0.5 ऋणात्मक अंक होंगे। देखो एक अधिक, यहाँ पे देखो ये चीज नहीं हुई है, पिछली बार नहीं थी कि जैसे आपके देखो A, B, C और D आपके 4 ऑप्शन है। तो पहले क्या करता था बच्चा, जैसे मान चलो A ऑप्शन भर दिया उसने, A ऑप्शन उसने फिल कर दिया उसने पूरा। अब क्या उसे लगा कि ये गलत है ना, ये गलत है, तो वो क्या करता दूसरे को भी ऐसे इसको भी किसी भी और को भर देता है। क्योंकि देखो ये पैटर्न क्या था, पुराना था कि यहाँ पे क्या करते कंप्यूटर जो है उसका स्कैन नहीं करता था इस चीज को, ठीक है। तो यहाँ पे ये ना तो नेगेटिव माना जाता है या ना पॉजिटिव माना जाता था, यहाँ पे ना तो नंबर घटता था ना बढ़ता था, ठीक है। इस चीज को भर्ती बोर्ड ने पकड़ लिया, इस चीज को भर्ती बोर्ड ने पकड़ लिया, तो उसने बोल दिया गलत उत्तरों और एक अधिक उत्तरों के लिए 0.5 ऋणात्मक अंक होंगे। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कंफ्यूजन होंगे कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग है। तो भाई समझो कि यहाँ पे आपको 2 नंबर का एक क्वेश्चन है और 0.5 की क्या नेगेटिव मार्किंग है, यानी 0.5 को 0.5/2 करोगे तो 1/4 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों चीज एक ही है। तो यहाँ पे अगर आप एक ऑप्शन भर रहे हो गलत भर रहे हो या एक से अधिक ऑप्शन उसमें भर रहे हो तो आपको नेगेटिव होगा। उत्तर बदलने के लिए वाइटनर, इरेजर, ब्लेड की अनुमति नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं वाइटनर लगा देते हैं, उस पर इरेजर लगा देते हैं और कुछ लोग ब्लेड लगा देते हैं। पिछली एक बार एक भर्ती थी उसमें ब्लेड और सॉरी वाइटनर के ऊपर क्या थोड़ा जो हंगामा हाईलाइट हो गया था, उस वजह से क्या है यहाँ पे वाइटनर जो है वर्जित कर दिया। अब आप एग्जाम सेंटर वाइटनर ले ही नहीं जा सकते, ठीक है। सारी चीज ध्यान से समझना, अगर कोई भी चीज स्किप कर दी या कोई चीज नहीं समझ पाए तो आपको परीक्षा देने से वंचित हो रह जाओगे, ठीक है। 5वां दे रखा है, प्रश्न पत्र के किसी प्रश्न में हिंदी भाषा में किसी विवाद के प्रकरण में प्रश्न का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। देखो इससे पहले जो 49,568 वाली जो वैकेंसी थी इसमें क्या था, एक क्वेश्चन गलत हुआ था रीजनिंग का। तो वहां पे क्या था, हिंदी के हिसाब से तो बच्चों का सही था, हिंदी के हिसाब से बच्चों का सही था, लेकिन अंग्रेजी के हिसाब से इंग्लिश जो लैंग्वेज थी उसके हिसाब से क्या था भर्ती बोर्ड का सही था। तो ये जो मामला कोर्ट में जा चुका था, इसलिए उन्होंने आपकी बार साफ साफ बोल दिया है कि प्रश्न पत्र में जो भी आपका विवाद होगा, जो विवाद होगा, आप किसी भी क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन लगाओगे तो उसमें अंग्रेजी संस्करण का ही मान्य होगा, या ना कि हिंदी का मान्य होगा, ठीक है। आगे पॉइंट नंबर 6 में बोला गया कि अभ्यर्थियों को प्रेस पत्र में उल्लिखित रिपोर्टिंग समय के अनुसार केंद्र पर रिपोर्ट करना होगा, ठीक है। ये चीज मैंने आपको पहले बता दी है। प्रेस पॉइंट नंबर 7 में प्रवेश पत्र में उल्लिखित गेट बंद होने के समय के अनुसार परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार बंद कर दिया जाएगा, यानी आपको दे रखा है क्लोजिंग गेट टाइम आपको दे रखा, उसके अनुसार गेट बंद कर दिया जाएगा। मुख्य द्वार बंद होने के बाद किसी भी अभ्यर्थी की प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर एक बार गेट बंद हो गया उसके बाद आप अंदर नहीं जा सकते हो तो नहीं जा सकते, ठीक है। अब आती है इंपोर्टेंट बात, क्या चीज लेके जाना है, क्या चीज लेके नहीं जानी है, ठीक है। तो बोला गया पॉइंट नंबर 8 में बोला गया है कि अभ्यर्थी फोटो पहचान पत्र के रूप में मूल आधार कार्ड लाएं, यानी मूल आधार कार्ड कुछ लोग क्या करेंगे मोबाइल में लेके आएंगे, कुछ लोग फोटो कॉपी लेके आएंगे। तो भाई जेरॉक्स कॉपी या फोटो कॉपी मान्य नहीं होगी, ठीक है। आपको मूल आधार लेके आना है। फोटो पहचान पत्र के रूप में मूल पैन कार्ड भी ला सकते हो, मूल पैन कार्ड, पासपोर्ट, यानी जो पासपोर्ट फोटो नहीं है ये पासपोर्ट है, ठीक है, जो पासपोर्ट वीजा वाला पासपोर्ट होता है ना वो पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ई आधार कार्ड की हार्ड कॉपी भी अनुमान्य है, ठीक है। अगर आपके पास में जो देखो एक तो होता है आधार कार्ड, आधार कार्ड में क्या होता है, आधार कार्ड दो तरीके से होता है, आधार कार्ड दो तरीके से होता है। एक तो होता है जो आपके पास आधार कार्ड जब बना था तो डाक के द्वारा आया था, ठीक है, वो होता है। एक होता है आपने जो प्रिंट कराया है, प्रिंट कराया है तो उसकी भी क्या होती है आपको हार्ड कॉपी लानी होगी। दोनों तरह का मान्य है, लेकिन आपको हार्ड कॉपी लानी होगी, ऐसा नहीं आप फोन में दिखा दो या उसकी फोटो कॉपी दिखा दो, ठीक है। ओरिजिनल चाहिए, मैंने कहने वाला ओरिजिनल चाहिए। वैध अनुमान्य फोटो पहचान पत्र के बिना, यानी कोई भी इस पे ऐसा कोई आईडी होना चाहिए, चाहे आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो, चाहे आपका पैन कार्ड हो, चाहे आपका आधार कार्ड हो या आपका मतलब पासपोर्ट हो, तो उसमें फोटो लगा होना चाहिए, ठीक है। बिना फोटो के अभ्यर्थी को परीक्षा के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। आप सोचो कि मैं फोन में दिखा दूंगा या मेरे पास फोटो कॉपी पड़ी हुई है या मेरे पास मतलब वो चीज मतलब कोई ऐसा आईडी प्रूफ नहीं है और मैं क्या करूं हाई स्कूल का लेके जाऊं तो नहीं चलेगा, ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा। कोई अन्य पहचान पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। हो सकता है आप अपनी कॉलेज की मतलब आईडी लेके जाओ, तो इस तरह से नहीं होगा। परीक्षा केंद्र पर पहुंचने पर अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र और मूल पहचान पत्र के सत्यापन के बाद ही केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यहाँ पे साफ साफ बोल रखा है कि अगर आप टाइम से पहुंच रहे हो फिर भी आपके आपके परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र यानी आपका जो एडमिट कार्ड है ना, ये जो जिस पर मैं बता रहा हूँ उसमें और मूल पहचान पत्र में समानता देख लेंगे, नाम देखेंगे, डेट ऑफ बर्थ देखेंगे और क्या करेंगे आपकी
फोटो वगैरह सब कुछ मैच कर लेंगे और साइन वगैरह सब कुछ मैच कर सकते हैं अगर आप उनको डाउट होता तो, ठीक है। कुछ बच्चों को क्या होता है कि आधार कार्ड डेट ऑफ बर्थ कुछ अलग होती है, रियल डेट ऑफ बर्थ कुछ अलग होती है। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में आप जो है किसी को अपने साथ लेके जाएं। दो किसी को अपने साथ क्यों लेके जाएं, क्योंकि वहां पे ना आप अपना कोई भी हाई स्कूल का एक जो जो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट होता है उसके साथ लेके जाएं, उसमें जो ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ वही होती है, ठीक है। तो उसी के आधार पर सारा कुछ डेट ऑफ बर्थ चलता है। तो वहां पे क्या करोगे, आप अपने साथ में लेके जाओगे, क्योंकि वहां पे सत्यापन कराने के लिए वो जरूरी है। अगर आप वो बोलेंगे कि इसे भारी रखना है, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को आप बाहर किसी भी में रखने के लिए, मतलब मैं सलाह नहीं दूंगा किसी की, मतलब लॉकर में या वहां रखने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि परीक्षा केंद्र पर लॉकर जो आपको पता है किस तरह से होते हैं, आप लोग परीक्षा देते हो कि आपको बैग पटक दी जाएंगे, उल्टे सीधे पटक दिए जाते हैं, आपको मतलब दे दिया जाता है टोकन वोकन वैसे ही। तो ऐसे आप ना साथ किसी को लेके जाए, ठीक है, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में कंफ्यूजन है तो, ठीक है। अगर डेट ऑफ बर्थ में कंफ्यूजन है तो पहले उनसे मिलने के भाई मेरे डेट ऑफ, देखो एक तो तरीका ये हो गया। एक तरीका ये, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ में कुछ कंफ्यूजन है, तो वहां पे आप जो है वहां के जो कॉलेज में जो स्टाफ है उनसे बात करें पहले, अपने कुछ समय पहले जाएं, जैसे 8 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है तो 7 बजे 7:30 बजे पहुंच जाए और वहां पे उनसे मिलने स्टाफ से, सर मेरे उसमें एडमिट कार्ड में जो मेरे डॉक्यूमेंट है उसमें डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड में कुछ अलग है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो वहां पे एक फॉर्म मिलता है, ठीक है, वहां पे एक फॉर्म भी मिलता है, अलग से फॉर्म मिलता है, तो आप उसको भर के भी अपना सत्यापन करा सकते हो, ठीक है। तरीके बहुत सारे, लेकिन आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इस वीडियो को अगर आप अंत तक देखोगे तो कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक, यानी बायोमेट्रिक क्या होता है, और आइरिस और फोटोग्राफ लिया जाएगा, यानी बायोमेट्रिक या आइरिस, यानी आपका जो थंब लिया जाएगा। बायोमेट्रिक यानी थंब होता है जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे आप देखते हो ना थंब लगाते हैं, जैसे राशन कार्ड वगैरह लेने जाते हो तो अंगूठा लगाते हैं ना मशीन पर, इस तरह से अंगूठा लेंगे। या फिर आइरिस यानी आपका आंखों के निशान लिए जाएंगे, एक जैसे कैमरा जैसे आधार कार्ड बनवाते हो जब उसमें आपको आंखों को फोटो होते हो तो उससे लिया जाएगा। और फोटोग्राफ लिया जाएगा, आपको फोटो खींचा जाएगा। पहचान पत्र से मेल न होने पर अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पहचान पत्र जो आपकी आईडी लेके जाओगे, आपका एडमिट कार्ड होगा, इन दोनों में कोई भी असमानता पाई जाती है, असमानता पाई जाती है यानी कुछ डिफरेंस पाया जाता है, तो आपको परीक्षा में देने की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। परीक्षा समाप्त होने तक, परीक्षा समाप्त होने तक किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा कक्ष से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जैसे आपका 2 घंटे का यानी 120 मिनट का टाइम है आपका, प्लस 5 मिनट ओएमआर शीट भरने के लिए। अगर आपका पेपर मान चलो आपका 90 मिनट में हो चुका है, ठीक है, 90 मिनट में हो चुका है, तो आपको वहां से जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी। या आपकी कोई भी कंडीशन होती है, कुछ देखो मैंने कुछ केस ऐसे देखे हैं कि एक एक मतलब एक कैंडिडेट की तबीयत खराब हो गई थी, ठीक है, तो तबीयत खराब होने के कंडीशन में भी उसे बाहर नहीं भेजा गया था, ठीक है, क्योंकि पेपर आउट होने की संभावना होती है। और आउट होता है या नहीं होता वो सारी चीजें आप लोग सब जानते हो, कैसे कैसे आउट होता है, कैसे कैसे नहीं होता, वो बहुत सारी अन्य चीजें होती हैं। तो अब देखो, लेकिन यहाँ पे कड़ी सुरक्षा दी गई है। तो अब जो है आपका 90 मिनट होने पर भी आपको क्या वहीं पे बैठे रहना होगा, आधा घंटा आपको वहीं बैठा होना, अच्छा आप सो जाओ कुछ भी करो वहां पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 13 में, यह प्रवेश पत्र केवल निर्धारित परीक्षा तिथि एवं परीक्षा पाली के लिए ही मान्य है। ऐसा नहीं है कि जैसे आपकी डेट आपकी 17 फरवरी है, इसमें आप 18 फरवरी को जाके बात कर लो, मेरा 17 फरवरी में मेरी शादी है। अब शादी का माहौल चल रहा है, 17 फरवरी को मेरी बारात जाने वाली, तो क्या मैं 18 तारीख को पेपर दे सकता हूँ? भाई ऐसा नहीं होने वाला है। पॉइंट नंबर 14 की बात करेंगे, किसी भी परिस्थिति में परीक्षा की तिथि पाली केंद्र में परिवर्तन की अनुमति नहीं है। भाई आप इस तारीख को, जैसे 17 तारीख का ये एडमिट कार्ड है, 17 तारीख को आप जा सकते हो तो जाओ, वरना नहीं जाओ। भर्ती बोर्ड को कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उसके पास तो पैसे 60,000 वैकेंसियों के लिए 50 लाख फॉर्म है, ठीक है। 60,000 वैकेंसी के लिए 50 लाख फॉर्म है, आप जाओगे नहीं जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसके ऊपर। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है, पॉइंट नंबर 15 में, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा से कम एक दिन पूर्व अपने परीक्षा केंद्र और वहां तक पहुंचने का पता लगा लें, ताकि वे परीक्षा के दिन समय पर केंद्र पर पहुंच सके, ठीक है। यानी आपको कुल मिला के आपको देख लेना है, मोस्टली आपके होम डिस्ट्रिक्ट में आपके सेंटर है, तो आपको सब पता होगा कि आप जिस जगह रह रहे हो, आप जिस जिले में रह रहे हो वहीं पे आपका सेंटर, तो आपको पता होगा कि आपको घर से जाने में कितना समय लगने वाला है आपके, ठीक है। पॉइंट नंबर 16 में, केवल सूची में नामित अभ्यर्थियों को उनसे संबंधित दिनांक, समय तथा पाली में परीक्षा केंद्र की प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। यानी जो आपका एडमिट कार्ड है सेम डेट में जाना है, सेम टाइम पे जाना है। आप बोलो 17 की डेट है, मैं दूसरे शिफ्ट में पेपर दे लूंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 17 की बात की जाए कि सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षा केंद्र पर कोई भी कीमती सामान लेकर न जाए, क्योंकि अभ्यर्थियों की सामान को सुरक्षित रखने या लॉकर की व्यवस्था करने की का कोई प्रावधान नहीं। जैसे मैंने पहले बताया था ना, अगर आप हाई स्कूल की मार्कशीट वगैरह लेके जाते हो तो साथ में किसी व्यक्ति को लेके जाए, अपने साथ में किसी पर्सन को लेके जाए, ताकि वो वहां पे अपने पास सुरक्षित रख सके। यूपीपीआरबी इसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, क्योंकि जो भर्ती बोर्ड है
वो सुरक्षित रखने की लॉकर की व्यवस्था नहीं करता है। लॉकर जो है अपना जो सेंटर होता है वो खुद करता है, ठीक है, सेंटर खुद करता है। कुछ सेंटर इसके लिए चार्ज लेते हैं, कुछ नहीं लेते हैं, तो कुछ सेवा करते हैं, कुछ पैसा कमाते हैं, सीधी सी बात है, ठीक है। तो वहां पे जो लॉकर होते हैं वो किसी तरह से प्रोफेशनल लॉकर नहीं होते, बस आपको क्या एक टोकन दे दिया जाएगा, एक टोकन आपके बैग पे लगा दिया जाएगा, या कोई भी आपका सामान होगा, मोबाइल होगा या कुछ चीज होंगी वहां पे, ठीक है। तो आप कोशिश ये करेंगे आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ये तो मोबाइल वगैरह लेके नहीं जाए, या कोई ऐसी जरूरत सिर्फ जरूरत वाली चीज लेके जाए, अन्यथा कोई चीज एक्स्ट्रा लेके नहीं जाए, ठीक है। अब बात करें क्या चीज लेके नहीं जानी है आपको, ठीक है, क्या चीज लेके नहीं जानी है। तो पॉइंट नंबर 18 में बोला गया कि अभ्यर्थियों को निम्नलिखित वस्तुओं को परीक्षा कक्ष के अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। क्या नहीं होगी? कि पाठ्य सामग्री, लिखित या मुद्रित, किसी भी तरह की लिखित सामग्री या मुद्रित सामग्री आपके ले जाने की अनुमति नहीं होगी परीक्षा केंद्र में। कागज के टुकड़े, आप कोई भी कागज का टुकड़ा लेके नहीं जा सकते हो, इसलिए वहां पे क्या जेरॉक्स कॉपी ले जाना मना कर दिया गया, बिल्कुल। ज्योमेट्री, पेंसिल बॉक्स, यानी आप जब पेंसिल बॉक्स हो गया, ज्योमेट्री हो गया, यानी इस प्रकार चांदा फुटा, ये सारी चीजें आप नहीं ले जा सकते हो। अगर देखो इनसे नकल नहीं हो सकती, लेकिन परीक्षा में हेल्प होती है। मान चलो चांदा ले गए आप, है ना, प्रकार ले गए, तो इनसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि चांदा लगाते ही, है ना, जिसको डी बोला जाता है, चांदा लगा के आप सॉल्व कर सकते हो सेकंडों में। तो इस तरह से बहुत सारी मतलब चीजें होती है, तो वो चीज नहीं ले जा सकते। ज्योमेट्री बॉक्स नहीं ले जा सकते हो, पेंसिल बॉक्स नहीं ले जा सकते हो, प्लास्टिक पाउच लेके नहीं जा सकते। कुछ लोग क्या करते थे, पेंसिल पेन या इन चीजों को रखने के लिए प्लास्टिक पाउच लेके जाते हैं, ठीक है, जैसे पर्स जैसा, कुछ लेडीज लोग लेके ज्यादा जाती है, तो वो भी नहीं लेके जा सकते हो। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये भी नहीं जाएगा आपका। स्केल जो फुटा होता है वो भी नहीं जाएगा। कॉपी, किसी भी तरह का कॉपी नहीं जाएगा। वाइटनर, मैंने बोला वाइटनर, इरेजर, ब्लेड, यानी इरेजर वही रबड़ है जो इसका आप प्रयोग करते हो मिटाने के लिए, तो ये तो बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। लॉक लॉक टेबल, है ना, या जैसे लॉक टेबल जो आपके होते हैं ना, लॉक टेबल आप बनाते हो ना, जैसे सारणी वगैरह बनाते हो, वो आप बना के ले जाओ, तो वो भी नहीं ले जा सकते हो। जैसे कोई भी स्टेशनरी वस्तु नहीं ले जा सकते हो, ठीक है, कोई भी स्टेशनरी वस्तु नहीं जाएगी आपके, सब पेन जाएंगे। पेन कौन से जाएंगे वो भी आपको बताने वाला हूँ, कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जैसे मोबाइल के फोन, कैमरा, घड़ियां, ब्लूटूथ डिवाइस, पेन ड्राइव, ईयरफोन, माइक्रोफोन, पेजर, हेल्थ बैंड आदि कुछ भी नहीं लेके जा सकते हो। कोई आभूषण, कोई आभूषण, आपने कोई भी आभूषण पहना होगा तो वो लेके नहीं जा सकते हो ना। बटुआ लेके नहीं जा सकते, जो पर्स होता है, चाहे आप लेडीज लेडीज हो या जेंट्स हो, ठीक है। चश्मा, चश्मा देखो इसमें ना, चश्मे में थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है लोगों को। चश्मा, जैसे चश्मा देखा होगा, कुछ लोग नजर के लिए चश्मा लगाते हैं, नजर के लिए चश्मा लगाते हैं, वो चश्मा तो आप जा सकता है। जैसे आपने देखो मेरी वीडियो में लगाता हूँ, तो ये इस तरह का चश्मा जा सकता है आपका, अगर आई टेस्टेड चश्मा है तो, ठीक है। कोई भी फैंसी चश्मा नहीं जाएगा, या कोई भी ऊट पटांग वाला चश्मा नहीं जाएगा, ठीक है। केवल सिर्फ जो आई साइड वाला, जो वीक वाला जो चश्मा वो जा सकता है, इसके अन्यथा कोई नहीं जा सकता, ठीक है। हेडबैग, हैंडबैग, टोपी, किसी भी प्रकार की धातु की वस्तु, यानी टोपी, कुछ लोग टोपी पहनने के शौकीन होते हैं, वो टोपी ला के जाते हैं, कुछ दिखाते हैं भाई मेरे पास इतने ऐसी टोपी हनी सिंह वाली है या वो बादशाह वाली है, तो सारी चीजें नहीं चलेंगी, ठीक है। कोई भी खाने का सामान खोला या पैक किया हुआ, पानी की बोतल इत्यादि नहीं जाएगी। पहले पानी की बोतल जा सकती थी, अब की बार पानी की बोतल भी नहीं जा सकती है। खोला या पैक हुआ सामान भी नहीं जाएगा। किसी भी तरह का आप खाद्य पदार्थ लेके नहीं जा सकते। कुछ लोग क्या करते थे, कुछ बिस्कुट वगैरह, या कुछ लोगों ना बीपी हाई या लो होता, तो कुछ लोग पार्ले जी वगैरह लेके जाते थे पहले, या पानी की बोतल लेके जाते थे, तो वो सारी चीजें बंद कर दी गई है। आपको 2 घंटे, मतलब 2 घंटे तो ये, और 30 मिनट वो, और 5 मिनट ये, यानी आपको 155 मिनट के लिए पूरा एकदम से एकदम खाली होकर बैठना होगा, ठीक है। अब क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना, और इंपोर्टेंट बातें क्या है कि अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश पत्र, यानी आप परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश पत्र, फोटो पहचान पत्र एवं पारदर्शी नीला काला बॉल पॉइंट, यानी पारदर्शी होना चाहिए, काला या बॉल पॉइंट। पारदर्शी जानते हो, जैसे कांच का साथ है ना, आर पार दिखने वाला, जिसमें अंदर रिफिल दिख जाए, अंदर रिफिल दिख जाए, उस तरह से बॉल पेन ले जाने की अनुमति होगी, ठीक है। सिर्फ बॉल पेन जाएगा। आप चाहे नीला लेके जा सकते हो, काला लेके जा सकते हो, या दोनों लेके जा सकते हो, ठीक है, दोनों भी लेके जा सकते हो, ठीक है। पेंसिल नहीं जा सकती है। स्याही, स्केच पेन, है ना, स्केच वाले पेन होते हैं। जेल पेन नहीं जाएगा। का उपयोग सख्त वर्जित है, ठीक है। ये जो चीज है, पेंसिल नहीं जा सकती है, स्याही, स्केच पेन, या ये चीज नहीं जा सकती है। पेंसिल जो पिछली वाली भर्ती में लेके गए थे और गई भी थी, तो 41,520 में और 49,568 में पेंसिल के लिए कोई मतलब नियम नहीं था। अब क्या पेंसिल के लिए भी नियम कर दिया गया, ठीक है। पॉइंट नंबर 20 में बोला गया, अभ्यर्थी को उपस्थित पत्रक पर संबंधित विवरण भरते हुए निर्दिष्ट कॉलम में हस्ताक्षर करना अनिवार्य है, ठीक है। जब आप उपस्थित पत्रक, जो वहां पे आपको ना एक अटेंडेंस शीट आती है, तो वहां पे आपको एक कॉलम होगा, वहां पे अपना हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपना
बुकलेट नंबर डाल देंगे, बुकलेट नंबर डाल देंगे, बुकलेट नंबर डाल देंगे और आपका ओएमआर शीट नंबर डाल देंगे। वह उसके बाद में आप ना साइन नहीं करते हो, साइन नहीं करते हो तो वो क्या आपकी अपसेंट लग जाती है। कुछ लोग बोलते हैं मैंने पेपर दिया मेरा रिजल्ट ही नहीं आया, है ना, तो क्या गलती हो गई, मेरा तो इससे कट ऑफ से ज्यादा नंबर थे। तो वो सारी चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को पूरी तरह से शांति बनाए रखनी है। अभ्यर्थी को किस एक दूसरे से किसी भी प्रकार का लेन देन अथवा बातचीत की अनुमति नहीं है। आप जो अपनी सीट पे देखो, एक सीट पे क्या जैसे एक बेंच होती है, उस पर दो लोग बैठते हैं, एक यहाँ बैठता है, एक यहाँ बैठता है, तो आपस में ना कोई लेन देन कर सकता है, ना कोई बातचीत कर सकता है, ना काना फूसी चुगली वगैरह कुछ नहीं करना, ठीक है। वहां पे कि मेरे टीचर ने मुझे ये पढ़ाया, कि मेरे टीचर ने वो नहीं पढ़ाया, कि मैंने यहाँ से क्लास ली, मैंने वहां से क्लास ली, आपको कोई मतलब नहीं किसी से, सीधा सीधा अपने पॉइंट टू पॉइंट फोकस रखना है, तो अनुमति भी नहीं है, ठीक है। यदि कोई ऐसा करता है तो इसे अनुचित साधन माना जाएगा। अगर आप ऐसा करते हो तो इसको क्या अनुचित साधन माना जाएगा। हो सकता है आपको परीक्षा से वंचित कर दिया जाए, है ना, परीक्षा से बाहर कर दिया जाए। आप एक बार अंदर आगे बाहर तो जाओगे नहीं, लेकिन आपको अपने पेपर ना देने के मतलब वजह से आपको थोड़ा सा वहां से बाहर कर दिया जाए, अलग कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे पॉइंट नंबर 22 में बात करेंगे कि ओएमआर उत्तर पुस्तिका को भरने के बारे में निर्देश बोर्ड की वेबसाइट, ये वेबसाइट है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, पर लिखित परीक्षा की प्रक्रिया में उपलब्ध है, ठीक है, लिखित परीक्षा की प्रक्रिया में उपलब्ध है। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि तदनुसार खुद को विज्ञ कर लें, यानी खुद को मतलब जानकारी बना दे लें कि किस तरह से ओएमआर शीट भरनी है। तो कुछ बच्चों के मैसेज भी ये आ रहे थे, सर ओएमआर शीट के लिए कुछ प्रॉब्लम आ रही है या कुछ लोग हम गलती कर देते हैं, तो इसके लिए एक वीडियो बनाया, तो मैं भाई इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि ओएमआर शीट कैसे भरना, ठीक है। कुछ लोग बच्चे कर देते हैं, कुछ लोगों को भरने में दिक्कत आती है, तो फिर वहाँ पूछते रहते हैं कि भाई कैसे भरी जाएगी, क्योंकि वहाँ पे बोल चाल तो पूरा पूरा बंद है, तो वहाँ पे भी आप गलती कर जाओगे। आपकी मेहनत आपने कितनी अच्छी कर रखी हो, लेकिन ओएमआर शीट आपने गलत भर दी तो पूरा मामला खत्म हो गया। ओएमआर उत्तर पुस्तिका या उपस्थित पत्र को भरने में हुई त्रुटि के लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा, इसलिए देखो बोलते हैं ना स्वयं जिम्मेदार होगा। यानी अगर आप कहीं पे गलती करते हो तो मेन चीज क्या होती है, रोल नंबर होता है, वहां आपको नाम से कोई नहीं जाता। भर्ती बोर्ड में आपके नाम की कोई वैल्यू नहीं है, आपके सिर्फ अंकों की वैल्यू है, जिसको आप रजिस्ट्रेशन नंबर बोलते हैं, ठीक है, जिसको आप रजिस्ट्रेशन बोर्ड नंबर बोलते हैं, उसकी वैल्यू है कि अब वहां पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर से या आपके रोल नंबर से जाना जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, रोल नंबर है, वो भरने के लिए आपको स्वयं जिम्मेदार होंगे, भर्ती बोर्ड को जिम्मेदार नहीं होगा। पॉइंट नंबर 3 में क्या बोला, यदि कोई अभ्यर्थी अपने आवंटित सीट को बिना अनुमति के बदलता है, यानी आपकी जैसे मैंने बोला ना, आपकी ये सीट है, ये सीट है, ठीक है, आप इसकी जब ये हो जाओ, है ना, या ये खाली पड़ी हुई है, इस पर कोई बच्चा नहीं है, आप बोल रहे हो कि मैं इस तरफ हो जाऊं, इस तरफ पंखा चल रहा है, हवा आ रही है ना, या इस तरफ लाइट का फोकस ज्यादा आ रहा है, तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो। या बिना अनुमति के नहीं बदल सकते हो आप। अगर आपने कुछ दिक्कत सीट में कुछ दिक्कत आ रही है, कभी क्या होता है कि सीट टूटी है, फटी है, या बैठने में दिक्कत आ रही है, तो आप अपने क्लास के टीचर से बोल करके उस सीट को बदल सकते हो जो आप वहां बैठेगा, ठीक है। तो वहीं के उसके बाद बात की जाए आदान प्रदान या किसी कागजात या दस्तावेज का आदान प्रदान अन्य अभ्यर्थियों के साथ करते हुए पाए जाते हैं, तो ऐसे अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा, ठीक है। आप जो है देखो यहाँ पे आदान प्रदान हो सकता है, लेकिन कंडीशन कुछ अलग रहेंगी कि आदान प्रदान जैसे आपकी क्या है, आपका क्वेश्चन पेपर में कोई मिस्टेक है, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में मिस्टेक है, तो आपको 10 से 15 मिनट आपको पहले दिया जाएगा, आपको क्वेश्चन पेपर से, ठीक है, क्वेश्चन चालू होने से, पेपर चालू होने से पहले 10-15 मिनट दिया जाएगा। तो वहां पे आपको अगर लग रहा है कि कुछ चीजें मेरी दिक्कत है, इसमें कुछ मिस्टेक है, कुछ मिसप्रिंट है, तो वहां पर आप क्या करोगे, अपने टीचर को बोल के, क्लास टीचर को बोल के वापस से चेंज करा लोगे। लेकिन आप किसी और बच्चे के साथ चेंज नहीं करना, आप नहीं फंस जाओगे, ठीक है, फंस जाओगे पूरा पूरा, ठीक है। अब बोला गया पॉइंट नंबर 24 में बोला गया अभ्यर्थी को बोर्ड कक्ष निरीक्षक द्वारा जारी निर्देश का पालन करना होगा। यानी अभ्यर्थी को बोर्ड और कक्ष निरीक्षक, यानी जो आपका बोर्ड ने निर्देश दिए वो, और कक्ष निरीक्षक जो आपको निर्देश देंगे वो, उसको जारी निर्देश का पालन करना होगा। यानी आपको जो एग्जामिनर होगा, कक्ष निरीक्षक होगा, वो बोलेगा भाई खड़े हो जाओ तो खड़े होना है, बोलेगा बैठ जाओ तो बैठना है, अब वो बोलेगा भाई यहाँ पे साइन करो, वहां साइन करना है, यानी उसके नियमों का पालन करना है कुल मिला के। अनुचित साधनों या निषिद्ध उपकरणों, प्रतिरूपण, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार और परीक्षा में किसी भी अवांछनीय कार्य में शामिल होने से संबंधित कोई भी कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा भविष्य की परीक्षाओं से वंचित कर दिया जाएगा। इसमें आपराधिक कार्रवाई शुरू करना भी शामिल हो सकता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ ना देसी बना दिखाते हैं, भाई मैं देसी हूँ, ठीक है, देसी हूँ, टीचर से भिड़ जाते हैं ना, ये कैसे नहीं होगा। कुछ लोग ना महिला टीचरों के ऊपर टिप्पणी करने लग जाते हैं, कुछ जो बच्चे होते हैं, कुछ ना अराजक तत्व जो ऐसे बच्चे होते हैं ना, कुछ देसी होने का दिखावा करते हैं, कुछ महिला टीचरों के ऊपर टिप्पणी करने लग जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप लोगों को परीक्षा से वंचित किया जा सकता है, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है,
और आपको आगामी भविष्य की आगामी परीक्षाओं से वंचित किया जा सकता है। वो आपके ना नंबर पे, आपके नाम पे या आपके मतलब उसके पे कुछ भी आपका जो एक आईडी होता है उसके ऊपर एक ऐसा ठप्पा लगाएंगे कि आप कभी भी कोई भी सरकारी नौकरी की परीक्षा नहीं दे सकते हो। पॉइंट नंबर 26 की अगर बात की जाए, 25 की बात की जाए कि यूपीपीआरबी में परीक्षा के पुनर्निर्धारण का अधिकार रखता है। संशोधित परीक्षा तिथि और समय को यूपीपीआरपीबी के वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। यानी आपको बोला गया कि अगर परीक्षा में कोई भी फेरबदल होता है, कोई भी फेरबदल होता है या परीक्षा को रद्द किया जा सकता है या परीक्षा को पुनर्निर्धारण किया जा सकता है, तो पूरा अधिकार जो भर्ती बोर्ड रखता है। तो इसलिए आप इस पर कोई भी चीज दावा नहीं कर सकते कि मेरा जो इस बार बहुत अच्छा सा पेपर हुआ था, अगली बार मेरी तैयारी नहीं हुई, या इस तरह से मेरा पेपर बहुत मतलब मेरा 290 का था पेपर, जो टारगेट था मेरा जो एक्सेप्ट हुआ था, लेकिन अब की बार जो होगा वो कैसा है, कठिन आएगा। जो देखो आपको पता है जब पेपर जो परीक्षा जो कैंसिल होती है उसका जो परीक्षा बनती है नहीं, तो वहां पे क्या होता है, पेपर हार्ड बनता है। तो इस बार बोलोगे मेरा 290 का टारगेट हिट हो गया, लेकिन वहां पे जो क्या है, अब बोलोगे मेरा 200 का हिट नहीं हो रहा, तो यहाँ पे परीक्षा बोर्ड की या भर्ती बोर्ड की गलती है, तो वहां पे आप कोई भी दावा नहीं कर सकते हो। पॉइंट नंबर 26 में बोला गया परीक्षा प्रक्रिया में सभी मामलों में यूपीपीआरबी का निर्णय अंतिम होगा और अभ्यर्थी उसका पालन करने के लिए बाध्य होंगे। ठीक है, यहाँ पे बोला गया अगर आपके किसी भी परीक्षा प्रक्रिया में कोई भी मिस्टेक हो रही है, ठीक है, वो आपके हिसाब से तो गलत है ना, आपके हिसाब से गलत हो रही है, लेकिन भर्ती बोर्ड के हिसाब से सही हो रही है, तो उसके लिए उसका अंतिम निर्णय जो होगा ना वो भर्ती बोर्ड का ही होगा। जैसे मान के चलो वो आपको क्या होता है, देखो जैसे कट ऑफ में आपके जैसे 180 नंबर आए, ठीक है, 180 नंबर आए, सामने वाले के भी 180 नंबर आए, उसका सिलेक्शन हो गया, आपका नहीं हो रहा है ना, आपका उसका कट ऑफ में नाम आ गया, आपका नहीं आ रहा है, तो वो सारे फैसले किसके हाथ में, भर्ती बोर्ड के हाथ में। आप इसके लिए कुछ भी बाध्य भर्ती बोर्ड को नहीं कर सकते हो। ठीक है, पॉइंट नंबर 27 और आखिरी में बोला गया यह प्रवेश पत्र अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दिए गए विवरण के आधार पर अभ्यर्थी को प्रावधिक रूप से परीक्षा में बैठने के लिए अनुमति प्रदान करता है। अभ्यर्थी की योग्यता सत्यापित नहीं की गई है। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के पर किसी भी व्यक्ति को नियुक्त रोजगार का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यह परीक्षा की नियुक्ति के लिए पात्रता मापदंडों में केवल एक है। ठीक है, में से केवल एक है, यानी क्या कहा गया है, ये जो आपका जो प्रवेश पत्र है ना, सिर्फ क्या एक प्रवेश पत्र है, ये कोई आपके लिए कोई जॉइनिंग लेटर नहीं है, या कोई आपका ये नहीं है कि आपका ये एडमिट कार्ड आ गया तो आपका सिलेक्शन हो गया, या ये नहीं है कि ये आपका जो मतलब एडमिट कार्ड आ गया तो आपको मतलब भर्ती मिलने वाली है। इसके बाद भी कई पड़ाव है। ठीक है, मैंने एक बच्चा देखा था, उसका ना एक एयरफोर्स का क्या आया था, एडमिट कार्ड आया था, सिर्फ एयरफोर्स का। ठीक है, एयरफोर्स का एडमिट कार्ड आया था, तो उसने घर वालों को क्या कर दिया, भाई ये मेरा जॉइनिंग कार्ड आ गया, ये मेरा जॉइनिंग कार्ड आ गया। अब उसने क्या, शादी के लिए माहौल बन गया, अब शादी फादी सब कुछ फिक्स हो गया। अब वहां पे क्या हुआ, जब देखा भाई जॉइनिंग कार्ड दिखाओ, भाई जॉइनिंग कार्ड दिखाओ, ठीक है, तो जॉइनिंग लेटर दिखाओ, तो वहां पे क्या उसने क्या वो एडमिट कार्ड दिखाया, तो बहुत बड़ा क्या हुआ था, एक व्यंग बन के रह गया था वो व्यक्ति और वो फैमिली बहुत बड़ा व्यंग बन के रह गई थी। तो इसलिए ये चीजें आप ना फैलाएं कि ये मेरा जॉइनिंग लेटर है, या मेरा ये जॉइनिंग कार्ड है, या मेरा ये भर्ती मिलने के लिए ये मेरा सब कुछ प्रोसेस पूरा हो चुका है। ये सिर्फ क्या है, एक प्रेस पत्र है। ये सिर्फ क्या है, ये आपको यूपी पुलिस की 60,244 पदों पर हो रही परीक्षा के लिए आपकी योग्यता का एक क्या है, आपका एक टेस्ट है जिसमें आप पास हो सकते हो या नहीं हो सकते हो। ये डिपेंड करेगा कि आप सिलेक्शन होने के लायक हो या नहीं हो। ठीक है, और मेन हाईलाइट क्या बोला गया कि दलालों और नौकरी रैकेट चलाने वालों से सावधान रहें। केवल योग्यता ही आपको उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी दिला सकती है। साफ साफ बोला गया। कुछ लोग क्या बोलते हैं, मुन्ना भाई होते हैं, वहां पे तुम्हारी जगह कोई दूसरा व्यक्ति आ जाएगा, यानी ए व्यक्ति है उसकी जब बी एग्जाम देगा, बी की जगह पे सी आपका फिजिकल देगा और सी की जगह पे डी आपका मेडिकल देगा, तो ए वाला तो खुद क्या करे बैठा रहेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये चीजें ना कहीं पकड़ी जाती हैं, और ये सारे लोग जो ना ए बी सी डी धरे के धरे रह जाते हैं, और साथ में इनका जो मास्टरमाइंड होता है ना जेड, तो वो भी आपका धरा रह जाता है। ठीक है, इसलिए इन सारे पचड़ों में ना पड़े, सीधा सीधा अपनी तैयारी करें, मेहनत की है ईमानदारी से तो आपको पूरा पूरा जुनून आप बनाए रखें। और अगर कोई मैंने पूरी इसमें कोशिश की है पूरी सारी चीज क्लियर करने की कि आपको परीक्षा से पहले क्या लेके जाना है, क्या लेके नहीं जाना है। और साथ में एक काम करें, कुछ लोग बोल रहे थे जब इस दिन मैंने एग्जाम सिटी ओपन की थी तो वहां बोल रहे थे सर मेरा जो फॉर्म भरा था उसमें फोटो अलग था। ठीक है, कुछ करेक्शन किया तो वहां फोटो, फिर मैंने फोटो करेक्शन किया, और अब जो एग्जाम सिटी में डाउनलोड हो रहा है तो वहां पे क्या है, फोटो कुछ पुरानी वाली आ रही है। ठीक है, तो भर्ती बोर्ड के पास में ये 2 फोटो जा चुके हैं, लेकिन जो पुरानी वाली फोटो ही लेके आई है, तो एडमिट कार्ड में कौन सी आई होगी ना, तो ये सारी चीजें वो डिपेंड करेंगी अब उसकी में एडमिट कार्ड कौन सी है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे उसमें एडमिट कार्ड में और उसमें मैंने कुछ करेक्शन किया फोटो के ऊपर,
तो आप उन्हें क्या करें, दोनों फोटो लेके जाएं, जो पुरानी वाली फोटो भी लेके जाओगे और नई वाली फोटो भी लेके जाओगे, और जिनका फोटो में कुछ करेक्शन नहीं है वो भी एक या दो फोटो साथ में लेके जाओगे, ठीक है, एक या दो फोटो साथ में लेके जाओगे, ठीक है। तो कहीं जरूरत पड़ सकती है, वैसे हालांकि बोला नहीं है इसमें तो, लेकिन आप लेके जरूर जाओगे, ठीक है। अगर आपको फिर भी लगता है कुछ कंफ्यूजन है या कोई चीज मुझसे बताने से रह गई है, या आप कुछ लोग मतलब जानना चाहते हो, तो मुझे आप कमेंट करोगे। तो मुझे पूरा इसका अनुभव है इस भर्ती का, और खुद मैंने इसको पिछली बार में इसे क्वालिफाई किया है, इस भर्ती को, ठीक है, इसको नहीं 49,568 को पूरा क्वालिफाई किया है। तो आप इसके बारे में कुछ भी इसके रिगार्डिंग जानकारी ले सकते हो मुझसे, कि एग्जाम सेंटर पर क्या होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, DBPST क्या होता है, फिजिकल क्या होता है, सारा कुछ मुझे इसके बारे में जानकारी है। तो आप जो क्या करें इस चीज़ को थोड़ा सा, हाँ OMR के लिए कुछ बच्चे बोल रहे थे, OMR के लिए कमेंट करें कि भाई OMR की एक वीडियो बनानी है नहीं बनानी, ठीक है। तो मिलेंगे ऐसी इन्फॉर्मेशन वीडियो पाने के लिए। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, और नहीं तो वीडियो शेयर लाइक जरूर करें। तो जानकारी बहुत महत्वपूर्ण थी, यही इसकी इंपॉर्टेंट जानकारी है। अगर आप इन चीज़ों को फॉलो नहीं करोगे तो आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाएगी, आपको भगा दिया जाएगा, ठीक है। आपको इज्जत से भगा जाए या बेइज्जती से भगा जाए, लेकिन ये डिपेंड नहीं करता, लेकिन आपको भगा दिया जाएगा आप इनके इन नियमों का पालन नहीं करोगे तो, ठीक है। तो मिलेंगे ऐसी अगली इन्फॉर्मेशन की वीडियो के साथ में, तब तक धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।